गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा इतिहास के पाठ 1 में आज हम पढ़ेंगे प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अभिलेखों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास के बारे में जाना था। तारीखें कैसे बनती है ये देखा था। अवधियों का निर्धारण कैसे होता है, उपनिवेश किसको कहा जाता है। तो अब देखो, और जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है, ये सारे प्रश्न मैंने आपको वीडियो के साथ बताए हैं। तो आपको इनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। अब देखो, हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 50 सालों का इतिहास लिखना है, उसके लिए कौन कौन से स्रोत होंगे, कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ों का समय था तो अंग्रेज़ों ने उस समय जो है कौन सी पुस्तकें वगैरह लिखी, कहाँ रखी, उनको उनसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करती है। इतिहास को जानने के स्रोत यही है, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें या कोई अभिलेख वगैरह हो तो वो, या उस समय की कुछ चीज़ें हमें मिल जाए तो उनसे जो है हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं लिखने की। अब आगे देखो, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। कैसे जो है हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशासन जो होता है वो क्या तैयार करता है, अभिलेख तैयार करता है। यानी जो उस समय होता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, उसको जो है लिखकर तैयार करता है और उसको सुरक्षित रखता है, वो होते हैं अभिलेख। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी 250 साल के इतिहास को जानने के लिए हमें क्या देखना होगा, उस समय का सरकारी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ये किसका मानना था, अंग्रेजों का मानना था कि जो है, जो भी चीज़ है, जो भी अपनी योजना, अपने निर्देश है, अपने कानून है, जो भी चीज़ हम शासन में कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, लिखित में रखना चाहिए, लिख कर रखना चाहिए, जिससे कि उस पर हम वाद विवाद भी कर सकते हैं। जिससे उसमें कुछ बुराइयां होती है तो उसका पता चल जाता है। कोई भी योजना है उसमें वाद विवाद का मतलब कोई उसको गलत बताता है, कोई सही ठहराता है, इस तरह होता है ना। तो उससे जो है उसका जो है पूरा परीक्षण किया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने हर चीज़ लिख कर रखी, तो हम आज उसके बारे में जान सकते हैं। आज के इतिहास में अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी ज़रूरी है। लिख तो लेते ही थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि इनको संभाल कर रखना भी ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तो ये जो पुराना रिकॉर्ड होता है उसको कहाँ रखते हैं, अभिलेखागार में। अभिलेख कक्ष बनवाए, जिसको अभिलेखागार कहते हैं। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड्स रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। इस पे अंडरलाइन कर लो। अंग्रेज जो है अपने रिकॉर्ड्स को कहाँ पर संभाल कर रखते थे, अभिलेखागारों में या संग्रहालयों में। उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। जो गवर्नर जनरल, वाइसराय होते थे, उनके भवन के आसपास ही ये भवन बने हुए होते थे, अभिलेखागार, संग्रहालय। वहीं पर वो अपने निगरानी में ही इनको रखते थे। और ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो हर चीज़ को लिख कर रखते थे। 19 आगे देखो, अंडरलाइन कर लो, इस पे कहाँ रखते थे, अभिलेखागार में। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों का और ज्ञापनों
को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। अब देखो क्या करते थे, अंग्रेज लिख कर तो रखते ही थे। 19वीं सदी के शुरुआती प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में जो पत्र भेजे जाते थे, जो ज्ञापन दिए जाते थे, उन सबको अभिलेखागारों में आज भी हम देख सकते हैं। तो वहाँ से देखकर ही तो हम उस इतिहास के बारे में पता लगाते हैं कि उन्होंने क्या कानून बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें। उनके एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को कोई आदेश देते तो वो भी लिखा हुआ होता था, और भारतीय जनता के लिए, लोगों के लिए उन्होंने क्या आदेश दिए, क्या किया, ये सब जो है लिखे हुए होते थे। कई बार जो है चित्रों में भी होते थे। और बाद में 19वीं सदी के शुरुआती सालों में जो है इसकी क्या की गई, नकलें भी बनवाई गई। यानी इनको दोबारा छापाखाना तो था ही नहीं, उससे पहले जो है हाथ से लिखी जाती थी ये नकलें, यानी एक से दूसरी कॉपी करवाई गई। दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे। उनको जो नकलें लिखते थे ना, उनको क्या कहते थे, खुश नवीसी। वे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे, उन्हें जो है सुलेख नवीसी या खुश नवीसी कहा जाता था। खुश नवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। इस पर भी अंडरलाइन कर लो, प्रश्न भी बनेगा ये कि खुश नवीसी या सुलेख नवीसी कौन थे। तो ये क्या करते थे, उन नकलों को जो आदेश देते थे ना, वो गवर्नर जनरल, वाइसराय वगैरह जो सरकारी आदेश होते थे, उनको जो है उनकी नकल करते थे, लिख कर रखते थे, और बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते थे। देखो ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो 1920 के दशक में बनाया गया था। ये अभिलेखागार जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वाइसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। वाइसराय जो होता था उसके भवन के आसपास ही बनाते थे, इनका उस समय बहुत महत्व था। आगे देखो, उन्नीसवीं सदी के मध्य तक छपाई, 19वीं सदी के शुरुआत में तो वो खुशनवीसी नकल उतारते थे, हाथ से लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब छापाखाना आ गया तो एक बार लिख दिया जाता था और फिर उसकी जो है प्रतिलिपि यानी कॉपियां, कई कॉपियां निकाल ली जाती थी। खुशनवीसी तो बेचारे 2, 4, 5 निकालते होंगे, और फिर छापेखाने की मदद से जो है कई प्रतियां निकल जाती थी, जो आज हमें इतिहास को जानने में हमारी मदद करती है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया, सर्वे कराया, और उनका मानना था कि जब तक हम किसी देश के बारे में पूरा अच्छी तरह से जान नहीं लेते कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की भूमि में क्या पैदा होता है, कैसे खनिज है, समाज कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन सा क्षेत्र संपन्न है, कहाँ क्या है, ये सब जब तक नहीं जान लेते तब तक जो है हम उस देश पर सफलतापूर्वक शासन नहीं कर सकते, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। इसलिए उन्होंने जो है भारत के हर क्षेत्र का क्या करवाया, सर्वेक्षण करवाया। इसको बाद में देखेंगे, इससे पहले थोड़ा ये देखो आप, स्रोत एक है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट 1946 में। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सेना नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। देखो, जब भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी कौन, औपनिवेशिक शाही सरकार, अंग्रेज सरकार, उस समय की गृह विभाग को गई रिपोर्ट बंदरगाहों पर, ये बम्बई बंदरगाह है, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। ये इस तरह से रिपोर्टें भेजी जाती थी सीधी गृह विभाग में। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह,
स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये बस ये जो है ये भारत सरकार गृह विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट है स्रोत 1 में कि किस तरह उस समय रिपोर्ट भेजी जाती थी। और दो स्रोत 6 में देखेंगे कि अगर अभी जो कोई रिपोर्ट भेजनी होती है या कोई भी सूचना देनी होती है तो हम कैसे देते हैं और 1946 में कैसे दी गई थी। देखो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण यानी सर्वे। ध्यान दो किताब में। अरे एक मिनट बेटा। देखो किताब में देखो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण यानी सर्वे, जांच पड़ताल, हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करना। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अंग्रेजों ने सर्वेक्षण को महत्व क्यों दिया, उसका उत्तर है कि उनका विश्वास था कि किसी देश पर शासन चलाने से पहले उसकी हर स्थिति को सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। राजस्व यानी जो कर देते थे ना गाँव के लोग, उसका भी सर्वे किया गया है कि लोग किस प्रकार कैसे कैसे कर देते हैं। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह और सर्वेक्षणों में क्या क्या था देखो। पहले तो पूरा नक्शा तैयार करवाया गया भारत का, फिर राजस्व का सर्वेक्षण किया गया, फिर सर्वेक्षणों में क्या किया था, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों, फसलों का भी पता लगाया गया। यानी हर एक चीज़ का सर्वे किया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। 19वीं शताब्दी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। 19वीं शताब्दी के आखिर में यानी पहली जनगणना अंग्रेजों ने 1872 में करवाई थी, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हुई। फिर 1881 में करवाई दूसरी जनगणना और नियमित 1881 के बाद हर 10 साल बाद जनगणना हो रही है। जनगणना यानी कितने लोग हैं ये भी गिनवा के उसका भी सर्वे किया अंग्रेजों ने। जनगणना के लिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति। देखो जनगणना में क्या क्या जाना। जनगणना में भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ये सारे सर्वे उन्होंने वनस्पति का, प्राणी का, पुरातात्विक सर्वेक्षण की, हमारी प्राचीन जो है स्रोत है जो वो कहाँ रखे हुए हैं, साहित्य क्या है, हमारा प्राचीन साहित्य क्या है, ये सारी पुरानी चीज़ों का भी उन्होंने सर्वेक्षण करवाया। तो देखो आगे, ये एक पौधा है शरीफे का पौधा, इसका भी उन्होंने जो है पूरा सर्वेक्षण किया कि किस तरह से उन्होंने मिट्टी का और फसलों का और सबका किया ना। तो ये एक उदाहरण बताया गया है उसका। देखो तो इस प्रकार सर्वेक्षण कराकर, सर्वे करवाकर जो है वो भारत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। आगे देखो, अब अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो वो रिकॉर्ड्स रखते थे अपने अधिकार में, उससे क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं कि 250 साल के इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो आया था ना हेडिंग। तो देखो, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं इनमें से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी
किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। देखो, अब जो सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने जो रिकॉर्ड रखवाए, जो आदेश दिए, जो कुछ किया, उनको अभिलेखगारों में, संग्रहालयों में, इनमें सुरक्षित करवाया, तो उन रिकॉर्डों से हमें जो है उनके बारे में ही जानकारी मिलती है कि उन्होंने क्या कानून बनवाए, उनकी सोच कैसी थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ये सारी जानकारी हमें उन रिकॉर्ड से पता चल जाती है जो ब्रिटिश सरकार ने लिखवाए और अभिलेखागारों में, इनमें सुरक्षित रखवाए। उससे हमें ये जानकारी नहीं मिलती है ना, हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोगों को क्या महसूस करते थे, हमारे देश के लोग क्या महसूस करते थे, उनके जो है कानून नियम को किस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया या अस्वीकार किया, क्या हुआ। ये जानकारी हमें जो है अंग्रेज़ों के लेखों से और दस्तावेजों से नहीं मिलती है। तो देखो, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। अब हमारे दूसरे देश के दूसरे लोगों के बारे में जानना है तो उसकी खोज हमें कहीं और करनी होगी। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। सरकारी रिकॉर्ड्स तो अभिलेखों और संग्रहालयों में है तो आसानी से ढूंढकर उनकी अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इनको कि लोग क्या सोचते थे, ये बिखरे हुए थे उस समय के इतिहासकार, लेखक लिखकर उनकी कॉपियाँ, प्रतिलिपियाँ बाजारों में थी या अपने पास थी, तो इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ये बताती है दूसरे लोगों कि दूसरे लोग जो है, देश के दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे थे। ये जानकारी हमें किन से होती है, इससे। देखो, ये इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती है। इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के लोग क्या सोच रहे थे, उनके बारे में, उनके आदेश कानून जो थे। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ये सारे जो हमारे देश के उपन्यासकार, कवि, इन सब ने जो है लिखा। इससे हमें जो है हमारे देश के लोगों के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना, ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें ये पता नहीं लगा सकते हम कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अब देखो, पहले तो जैसे हमने सरकारी अभिलेख वगैरह संग्रहालय में लिखे उनकी प्रतिलिपियों को और उनको पढ़ लिया, उससे हमें सरकार के बारे में जानकारी मिल गई कि जो अंग्रेज सरकार उस समय क्या क्या करती थी, कैसे शासन करती थी, कैसे कानून बनाती थी। फिर हमने जो है देश के दूसरे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो हम जो है, जो हमारे देश के लोग पढ़े लिखे थे उनकी डायरियाँ लिखते थे, वो यात्राएं करके उन्होंने स्मरण लिखे, यात्रियों के पुस्तिकाएं लिखी। फिर वो क्या है कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उनकी प्रतिलिपियां छपने लगी, छापेखाने का आविष्कार हो गया, तो उन लोगों के, हमारे लेखकों, साहित्यकारों के, कवियों के विचार जो है जनता तक आने लगे। तो हमने जो है उनके बारे में जान लिया कि हमारे देश के लोग उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, क्योंकि डायरी में उसमें वो अपनी आत्मकथाएं लिखते थे, उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थिति लिखते थे, तो हमने उसके माध्यम से ये जान लिया। पढ़े लिखे लोगों ने जो लिखा उन्होंने तो अपने अनुभव लिख दिए, लेकिन अब ये सारे स्रोत जो है, आदिवासी है, किसान है, मजदूर जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उनके भाव क्या थे, उनके विचार कैसे थे, वो कैसा सोचते थे, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव से गुजर रहे थे, उसके स्रोत नहीं है ये कौन, ये डायरिया, पत्र पत्रिकाएं, ये सब। तो गुजरने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो,
सरकार के आदेश कानूनों को जानना आसान था क्योंकि वो अभिलेखा संग्रहालयों में इनमें एकत्रित है, तो जान सकते हैं। फिर हमने देश के दूसरे लोगों के विचार भी जान लिए। लिखित में जो हमारे कवि, साहित्यकार, लेखकों ने जो लिखा वो छापे खाने यानी अखबार, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बाजार में आया, लोगों ने उनको पढ़ा, तो उसकी जानकारी हो गई कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं अंग्रेजी शासन के बारे में या किसी भी कानून के बारे में। लेकिन वो थोड़ा उससे ज़्यादा मुश्किल था, अंग्रेज़ों के साथ कानून वगैरह जानने से मुश्किल वो था कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं। अब उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, वो सब क्या अनुभव कर रहे थे, उनके विचार क्या थे, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो इसके बारे में हम किताब में आगे देखेंगे। ठीक है, यह आपका पाठ पूरा हुआ। इसमें आपके ये एक और स्रोत है, ये वाला है ना, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ये जो है एक पुलिस में जो है लोगों के खाना जाता है, जहाँ भारतीय सिपाही होते हैं उनके खाना जाता है, वो बहुत बेकार खाना होता है जिसको जानवर तक नहीं खा सकते, है ना, उसके बारे में है ये। तो उन लोगों ने अखबार के माध्यम से, हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, किसमें आया है, अखबार में, तो उन्होंने अखबारों में निकलवा दिया। तो ये स्रोत है, और स्रोत दो है। ये स्रोत एक हमने पढ़ा था वहाँ पर, उसमें जो है किस तरह गृह विभाग को सूचना दी जा रही है उन सिपाहियों की, और यहाँ पर जो है खुलेआम अखबारों में जो है तो अपना विरोध जता रहे हैं सिपाही। तो इन दोनों स्रोत एक और स्रोत दो में अंतर है कि वहाँ पर जो है गृह विभाग को लिखित में से सूचना दी जा रही थी, मुख्य सूचना, और यहाँ पर जो है लोग अखबारों के, पत्र पत्रिका के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है। भाई पुलिस की हड़ताल है, हड़तालों के कारण है कि क्या, उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये पाठ पूरा हुआ आपका। फिर इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे अपन। ठीक है, वीडियो पूरे देखे सभी बच्चे, किताब खोल के बैठे और ढंग से समझने की कोशिश करें बेटा।